गोपली को लगने लगा कि उसके माँ बाप ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। उन्होंने न जाने क्या सोचकर इस कंगले परिवार में उसे ब्याहा था। वह तो बचपन से ही हसीन जिंदगी की ख्वाब देखती आई थी। गोपली को लगने लगा कि उसकी माँ बाप ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। उन्होंने न जाने क्या सोचकर इस कंगले परिवार में उसे ब्याहा था। वह तो बचपन से ही हसीन जिंदगी के ख्वाब देखती आई थी। ये बहू सास फिर से बड़बड़ाने लगी। कमाने का कुछ हुनर सीखकर खानदान में ऐसा ही चला आ रहा है। वाह रे खानदान, गोपली फट पड़ी। औरत कमाए और मर्द उसकी कमाई पर गुलझाड़े उड़ाए। लानत है ऐसे खानदान पर। उस गांव में दक्षिण दिशा में कुछ कारीगर परिवार सालों से रह रहे थे। न जाने कितनी ही पीढ़ियों से वे लोग ठुकारों की चाकरी करते आ रहे थे। तरक्की के नाम पर उन्हें कुछ भी तो नहीं मिला था। आज भी वे दूसरे पर निर्भर थे। पनराम का परिवार नाच मुजरे से अपना गुजरा करता आ रहा था। उसकी दादी माँ बीवी सभी तो नाच मुजरे से ही परिवार पालते रहे थे। शादी ब्याह की मौकों पर उन्हें दूर दूर से बुलावा आया करता था। औरतें महफिलों में नाच गुजरे करती और मर्द नशे में डूबे रहते। कभी गोपली की सहेली ने कहा था, गोपा वहां से जाते ही तुझे ठुमके लगाने होंगे, पैरों में घुंघरू बांधने होंगे। गोपली ने मुंह बनाकर जवाब दिया था, नाचे मेरी जूती, मैं ऐसे खाटे काम नहीं करूंगी। लेकिन उस दिन गोपली की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब उसके पति हयात ने कहा, 2 दिन बाद हमें अमधार की बारात में जाना है, वहां के ठाकुर खुद ही न्योता देने आए थे। नहीं, गोपली ने साफ साफ लहजे में मना कर दिया। मैं नाच मुजरा नहीं करूंगी। क्या हयात के हाथों से मानो तोते उड़ गए। कान खोलकर सुन लो, जैसे गोपली शेरनी ही बन बैठी थी। अपने माँ बाप से कह दो कि गोपली महफिल में नहीं नाचेगी। फिर हमारे पेट कैसे भरेंगे। बहू सामने ही हुक्का गुड़गुड़ा रहे। ससुर पनराम ने उसकी ओर देखते हुए सवाल दाग दिया। यह तुम सोचे, उसकी वही मुंहफट जवाब था। यह सोचना मर्दों का काम हुआ करता है। पुरुषों की इन 4 बातों पर मर मिटती है औरतें। क्या आपको है मालूम। गोपली ने रवे से परिवार को गहरा धक्का लगा। आंगन के कोने में बैठा हुआ पनराम हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। गोपली की सास बीमार थी। आंगन की दीवार पर बैठा हुआ हयात भाग की पंक्तियों को हथेली पर रगड़ रहा था। फिर क्या कहती वो, हयात ने वहीं से पूछा। देखो गोपली अपनी बात दोहराने लगी, मैं मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों का पेट पाल लूंगी, पर पैरों में घुंघरू नहीं बांधूंगी। कानों में घुंघरू शब्द पड़ते ही सास हरकत में आ गई। उसे लगा कि बहू का दिमाग ठिकाने लग गया है। वह खाट से उठकर पुराना संदूक खोलने लगी। उसने नाच मुजरे का सामान रखा हुआ था। सास ने संदूक से वो घुंघरू निकाल लिए जिनके साथ उसके खानदान का इतिहास जुड़ा हुआ था। उन पर हाथ फेरते हुए वह आंगन में चली आई। उसने पूछा, हाँ बहू, तू पैरों में पायल बांधेगी या घुंघरू। कुछ भी नहीं, गोपली चिल्लाकर बोली। हयात सुल्फे की तैयारी कर चुका था। उसने जोर से सट्टा लगाया। चिलम का सारा तंबाकू एक साथ ही भभक उठा। 2-3 कस खींचकर उसने चिलम पनराम को थमा दी। लो बापू, तुम भी अपनी परेशानी दूर करो। पनराम ने भी जोर से सुट्टा लगाया। बाप बेटे दोनों ही नशे में धुत हो गए। सास बोली, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे।
हाँ, गोपली ने भी कहा, ये काम करने वाले आदमी नहीं हैं। सामने से आमधार के ठाकुर करण सिंह आते हुए दिखाई दिए। सासनी परेशान होकर कहा, ठाकुर साहब आ रहे हैं, उनसे क्या कहें, जैसे आ रहे हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे। गोपली ने जवाब दिया, लेकिन उनके बयाने का क्या होगा? जिसको दिया है वह लौटा देगा। गोपली बोली, ठाकुर करण सिंह आए तो उन्होंने छूटते ही कहा, देखो पनराम, तुम लोग समय पर पहुंच जाना। बारात में नहीं, गोपली ने के बीच में ही कहा, हम लोग नहीं आएंगे। गोपली की बात सुनकर ठाकुर साहब को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने पनराम से पूछा, क्या रे पनिया, मैं क्या सुन रहा हूँ? मालिक न जाने कहाँ से यह महसूस औरत अपने परिवार में आ गई है। पनराम ठाकुर के लिए दरी बिछाते हुए बोला। ठाकुर दरी पर बैठ गए। वे गोपली की नाप-जोख करने लगे। गोपली को उनका इस तरह देखना अच्छा नहीं लगा। वह क्यारियों में जाकर गुड़राई निराई करने लगी और सोचने लगी कि अगर उसके पास भी कुछ खेत होते तो कितना अच्छा होता। आमधार के ठाकुर बैरंग ही लौट गए। गोपली सारे गांव में मशहूर होने लगी। जितने मुंह उतने ही बातें। सास ने पूछा, क्यों रे, नाचेगी नहीं तो खाएगी क्या? मेरे पास दो हाथ हैं। गोपली में अपने हाथों को देखकर बोली, इन्हीं से कमाऊंगी, खाऊंगी और तुम सबका पेट भी भरूंगी। तीसरे दिन उस गांव में पटवारी आया और गोपली के मायके का था, इसलिए वह गोपली से भी मिलने चला गया। गोपली ने उससे पूछा, क्या बिसंदा हमें सरकार की ओर से जमीन नहीं मिल सकती क्या? उस पर तो हाड़ तोड़ मेहनत करनी होती है। पटवारी ही कुछ कहने से पहले ही हयात ने कहा, तो हराम की कब तक खाए रहेगी? गोपली पति हयात की ओर आंखें तरेर कर बोली, निखट्टू रहने की आदत जो पड़ चुकी है, जमीन क्यों नहीं मिल सकती? पटवारी ने कहा, तुम लोग मुझे अर्जी लिख कर के दो, तो फिलहाल तो मुझे यही कहीं मजदूरी दिलवा दो। गोपली ने कहा, सड़क पर काम कर लेगी? पटवारी ने पूछा, हाँ कर लूंगी। गोपली को यह एक नई राह दिखाने लगी है। ठीक है। पटवारी बिशन उठ खड़ा हुआ। कल सुबह तुम सड़क पर चली जाना। वहां गोपाल से बात कर लेना। वह तुम्हें रख लेगा। मैं उससे बात कर लूंगा। सुबह बिस्तर से उठते ही गोपली ने दो बासी टिक्कड़ खाए और काम के लिए सड़क की ओर चल दी। वह उसी दिन से मजदूरी करने लगी। छुट्टी के बाद गोपाल ने उसे 40 रुपए थमा दिए। गोपुली ने दुकान से आटा, नमक, चीनी, चायपत्ती खरीदी और अपने घर पहुंच गई। चूल्हा जलाकर वह रात के लिए रोटियां बनाने लगी। सास ने कहा, ए बहू, तू तो बहुत ही समझदार निकली। री क्या करे? गोपली बोली, परिवार में किसी ना किसी को तो समझदार होना ही पड़ता है। गोपली सास ससुर के लिए रोटियां परोसने लगी। उन्हें खिलाने के बाद वह खुद भी पति के साथ रोटियां खाने लगी। हयात ने पानी का घूंट पीकर पूछा, तुझे यह सब कैसे सूझा? गोपली ने उसे उल्हाना दे दिया। तुम लोग तो घर में चूड़ियां पहने हुए होते हो न, तुम तो कभी तिनका तक नहीं तोड़ा। इस पर हयात ने गर्दन झुका ली। गोपली को लगने लगा कि उस निठल्ले परिवार की बागडोर उसे ही संभालनी पड़ेगी। वह मन लगाकर सड़क पर मजदूरी करने लगी। एक दिन उसने गोपाल से पूछा, मैं उन्हें भी काम दिलवाना चाहती हूँ। हाँ, गोपाल ने कहा, काम मिल जाएगा। गोपली जब घर पहुंची तो हयात कोने में बैठा हुआ
चिलम की तैयारी कर रहा था। गोपली ने उसे समझाते हुए कहा, ये गंदी आदतें छोड़ दो। कल से मेरे साथ तुम भी सड़क पर काम किया करो। मैंने गोपाल से बात कर ली है, मैं मजदूरी करूँगा। हयात ने घबरा कर पूछा, तो औरत की कमाई ही खाते रहोगे? गोपली ने ताना मारा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हयात फिर खुजलाते हुए बोला, तुम कहती हो तो तुम्हारे साथ मैं भी कर लूँगा। दूसरे दिन से हयात भी सड़क पर मजदूरी करने लगा। अब उन्हें दुगनी मजदूरी मिलने लगी। गोपली को सास ससुर का खाली रहना भी अखरने लगा। एक दिन गोपली ने सास ससुर को पूछा, क्या आप रस्सियाँ बाँट लेंगे? आज तक तो नहीं बटी, पनराम ने कहा, पर तुम कहती हो तो खाली बैठने से ही यही ठीक रहेगा। गोपली बोली, दुकानों में उसकी अच्छी कीमत मिल जा करती है। बहू, मुझे भी कुछ करने को यह सास ने कहा, आप लंबी घास के झाड़ू बना लिया करें। गोपली बोली, अब उस परिवार में सभी कमाऊ हो गए थे। एक दिन गोपली सभापति के घर जा पहुंची और उनसे कहने लगी कि ताऊ जी, हमें भी जमीन दिलवाइए ना। तभी उधर ग्राम सेवक चले आए। सभापति ने कहा, अरे हाँ, मैं तो तेरे ससुर से कब से कहता आ रहा हूँ कि खेती के लिए जमीन ले ले, पर वह तो बिल्कुल निखट्टू है। आप हमारी मदद कीजिए ना। गोपली ने ग्राम सेवक से कहा। ग्राम सेवक ने एक फार्म निकालकर गोपली को दे दिया और बोले, इस पर अपने दस्तखत कर दो। नहीं, गोपली बोली, इस पर मेरे ससुर के दस्तखत होंगे। अभी तो हमारे सिर पर उन्हीं की छाया है। ठीक है, सभापति ने कहा, उन्हीं से करा लो। गोपली खुशी खुशी उस फार्म को लेकर घर पहुंची और अपने ससुर से बोली, आप इस पर दस्तखत कर दें। यह क्या है? ससुर ने पूछा। गोपली ने उन्हें सब कुछ बतला दिया। पनराम ने गहरी सांस खींचकर कब कहा, तू ही हम लोगों की जिंदगी सुधारेगी। उस दिन आंगन में सास लकड़ी के उसी संदूक को खोले बैठी थी जिसमें नाच मुजरे का सामान रखा हुआ था। गोपली को देख उसने पूछा, हाँ बहू, इन घुंघरुओं को फेंक दूं? नहीं, गोपली ने मना करते हुए कहा, ये पड़े रहेंगे तो गुलामी के दिनों की याद दिलाते रहेंगे। गोपली ने उसके परिवार को काया ही बदल दी। उसकी साहस पर गांव वाले दांतों तले उंगली दबाने लगे। घर के आगे जो भांग की क्यारियाँ थी, वहाँ उसने प्याज लहसुन लगा लिया था। सास ससुर भी अपने काम में लगे रहते। पति के साथ गोपली सड़क पर मजदूरी करती रहती। गोपली की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके पैर भारी नहीं हुए थे। सास जब तक उसकी जांच परख करती रहती। एक दिन उसने पूछा, बहू है कुछ नहीं? गोपली मुस्कुरा दी, अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन हैं, अभी क्या जल्दी है। सास चुप हो गई। हयात और पनराम ने भांग छोड़ दी। अब वे दोनों बीड़ियाँ ही पी लेते थे। एक दिन गोपली ने पति से कहा, अब बीड़ी पीना छोड़ दो, यह एक आदमी को सुखा कर रख देती है। ठीक है, हयात ने कहा, मैं कोशिश करूँगा। आदमी अगर कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकता। गोपली की कोशिश रंग लाने लगी। अब उसे इस दिन का इंतजार था जब उसे खेती के लिए जमीन मिलेगी। उस दिन सभापति ने हयात को अपने पास बुलवा लिया। उन्होंने उसे एक कागज थमाकर कहा, ले रे, सरकार ने तुमको खेती के लिए जमीन दे दी है। किधर दी है ताऊ जी? हयात ने पूछा। मोहन की आगे सुंगर खाल में, सभापति ने बताया। हयात ने घर जाकर जमीन का कागज गोपली को दिया। गोपली, सरकार ने हमें खेती के लिए जमीन दे दी है। गोपली ने यह कागज ससुर को थमा दिया।
मालिक तो आप ही हैं ना। पनराम ने उस सरकारी कागज को सिरमाथी लगाया और कहा, तुम जैसी बहू सभी को मिले।